हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसके टेक परिवार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग समान अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं और उनको कम समय में कैसे सॉल्व किया जाएगा, इन सब बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको सिर्फ सुनना है और देखते जाना है प्रश्नों को कि इसकी प्रकृति क्या है। और आप सभी लोग अगर पूरा सेशन देखते हैं तो आपको अवश्य ही कुछ नए प्रश्नों के साथ नई जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग पहला ऑप्शन दिया गया है, दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग दूसरा ऑप्शन दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग तीसरा ऑप्शन दिया गया है, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तीसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। यह यूरोप और अमेरिका, कनाडा और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ व्यापारिक मार्ग को जोड़ता है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, साउथ अफ्रीका। तो इसलिए यह दुनिया में सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं। 1981 पहला ऑप्शन दिया गया है, 1969 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 1976 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, 1974 चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब है 1974। 1974 में भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसमें स्माइलिंग बुद्धा है, इसका कोड वर्ड था। और इस समय इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था। इस प्रश्न में बोला गया है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इसको आप जोड़ेंगे टोटल 17 बनेगा। 2 8 10 10 7 17। तो 17 किसको कहते हैं? हीलियम को बोला जाता है, क्लोरीन को बोला जाता है, कार्बन को बोला जाता है, हाइड्रोजन को बोला जाता है। हीलियम का संकेत He होता है, क्लोरीन का Cl होता है, कार्बन को सिर्फ C लिखा जाता है और हाइड्रोजन को लिखा जाता है H। तो इसमें जो है इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 17 नंबर क्लोरीन का ही संकेत है आवर्त सारणी में। 17 परमाणु क्रमांक क्लोरीन का है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत की रैंक क्या थी? अब देखिए 2019 की जीडीपी दिया है, यह करंट का प्रश्न है। इसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको अपडेट कर लेना है गूगल से जाकर अपने आप को, अगर कोई नई रैंकिंग आई हो तो। 9वीं रैंकिंग पूछ रहा है, 11वीं पूछ रहा है, 7वीं पूछ रहा है, 5वीं पूछ रहा है। तो अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार भारत की रैंक यहाँ उस समय 5वीं थी। आपको याद नहीं करना है इस प्रश्न को, मैं बार बार कहता हूँ, बस आपको इसकी प्रकृति को समझना है, आपका काम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
इस प्रश्न में क्या बोला गया है देखते हैं इसमें। इसमें जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में जो ऑप्शंस रखा गया है, पश्चिम बंगाल का नाम दिया गया है, तमिलनाडु का नाम दिया गया, आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया, उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। 4 ऑप्शंस रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश को सबसे लास्ट में रखा गया है। तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस में जो दिया गया है तो यह रीजनिंग का प्रश्न, लेकिन इसमें जीएस का भी रोल रहता है, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया। 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्य ज्ञात तथ्यों पर ध्यान दिए बिना दोनों कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि इन दोनों कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी हिल स्टेशनों को में एक इको पॉइंट होता है, पहला ऑप्शन दिया गया है। पी एक हिल स्टेशन है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। दूसरा यहाँ मतलब स्टेटमेंट दिया गया है। निष्कर्ष क्या है? पी का एक इको पॉइंट है, पी का एक इको पॉइंट है। दूसरा, हिल स्टेशनों के अलावा अन्य जगहों पर इको पॉइंट नहीं होते। निष्कर्ष से निकल रहा है। अभी देखिए इसको ग्राफ बना दे। सभी हिल स्टेशंस में एक इको पॉइंट है, एक इको पॉइंट है। पी एक हिल स्टेशन है, पी एक इको पॉइंट है, ठीक बात है। हिल स्टेशनों के अलावा अन्य जगहों पर इको पॉइंट नहीं होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ बोला ही नहीं गया, तो यह स्टेटमेंट गलत है। इसलिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन 2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कंप्यूटर का प्रश्न है। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट होते हैं? आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो आउटपुट पोर्ट की संख्या यहाँ पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन 256 दिया गया है, दूसरा 512 दिया गया है, तीसरा 264 दिया गया है, चौथा 24 दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 256। 256 आउटपुट होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत को अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? पहले के वीडियो में हमने इसको बहुत डिटेल से बताया है आप सभी लोगों को, यहाँ भी आपको बता ही देते हैं। 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो अब तक 8 बार चुना गया है, 8 बार। इस प्रश्न का राइट जवाब। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को ही ना अपील ना दलील वाला कानून भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ 1920 दिया गया है, 1919 दूसरा ऑप्शन दिया गया, 1921 तीसरा ऑप्शन दिया गया, 1922 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1919। 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित किया गया। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? इस प्रश्न में बोला गया है। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पहला ऑप्शन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना दूसरा ऑप्शन दिया गया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना तीसरा ऑप्शन दिया गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कृषि के साथ साथ इसमें उद्योग को भी शामिल किया गया। पहले में क्या था? केवल कृषि पर फोकस था, इसमें केवल कृषि पर फोकस था, इसमें कृषि और उद्योग पर फोकस था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया था, या कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया था? तो भारत पहला ऑप्शन दिया गया, चीन दूसरा ऑप्शन दिया गया, ऑस्ट्रेलिया तीसरा ऑप्शन दिया गया, जापान चौथा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब है चीन। 2018 में पूछा है, यह अप्रासंगिक नहीं रह गया, यह करंट अफेयर का प्रश्न है।
बस अभी कोई एशियाई खेल हुआ हो वर्तमान में तो आपको गूगल पर जाकर इसे चेकआउट करके अपने आप को अपडेट कर लेना। इस प्रश्न को आपको याद नहीं करना है क्योंकि यह पुराना हो गया है और यह कभी भी पेपर में नहीं आएगा। बस कोई नया अगर मिला होगा 2025 या 24 में या 22 वाला तो आपको उसको याद कर लेना है अपडेट होकर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बस आपको हम सोच रहे हैं कि आपको प्रश्नों की प्रकृति कैसे रहती है, रेलवे किस स्तर तक पूछ सकता है करंट अफेयर के प्रश्नों को, तो उसी को आपको दिखाने के लिए इन प्रश्नों को हम यहाँ रख लेते हैं। नहीं तो कहीं पर भी आपको ये सब प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, खासकर यूट्यूब पे अगर कोई टीचर एमसीक्यू करवा रहा होगा तो, क्योंकि इन सबको स्किप कर दिया जाता है। सीधे जीके जीएस या स्ट्रेटेजी के प्रश्न को लेकर ये सभी लोग सॉल्व कराते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, पूरा हम कंप्लीट प्रश्न को शामिल कर रहे हैं। जो प्रासंगिक है उसे आपको याद ही करना है, जो अप्रासंगिक है बस उसकी आपको प्रकृति को समझकर अपने आप को अपडेट कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा वाटर शेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। अब देखिए, अरवारी पानी संसद पहला ऑप्शन दिया गया है, देश सुधार दूसरा ऑप्शन दिया गया है, हरियाली तीसरा ऑप्शन दिया गया है, नीरू मीरू चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा हरियाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में जो दिया गया है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो विक्रम सेठ पहला ऑप्शन दिया गया है, अनुज लाल दूसरा ऑप्शन रखा गया है, विक्रम साराभाई तीसरा ऑप्शन रखा गया है, आदित्य साराभाई चौथा ऑप्शन रखा गया है। आप सभी लोग अंतरिक्ष कार्यक्रम का थोड़ा भी अगर नॉलेज रखते होंगे तो इसमें आप बहुत आसानी से पकड़ ले जाएंगे प्रश्न को। इसमें जो है विक्रम साराभाई जो है इस प्रश्न का राइट जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह भी देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, फिर भी इसमें जीएस का वेटेज थोड़ा बहुत यूज होता है, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है। तो उस निष्कर्षों का चयन कीजिए जो दिए गए कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। एमएस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर, कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको दिखा देते हैं सॉल्व करके। सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ है। एमएस धोनी हर वर्ष विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों के माध्यम से अच्छी खासी कमाई करते हैं। अब देखिए इसमें आपको एमएस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं। इसको तो आपको सेंस समझकर ही मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई फिगर बन नहीं पाएगा। तो सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापन के माध्यम से अच्छी खासी कमाई करते हैं। तो एम एस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर, ठीक बात है। एम एस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं। एम एस धोनी हर वर्ष उत्पादों के माध्यम से अच्छी कमाई करते हैं। तो सभी लोकप्रिय विज्ञापन की अच्छी खासी कमाई करते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं गया एम एस धोनी फिट और स्वस्थ हैं, ठीक बात है। एम एस धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों का ही विज्ञापन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। इसमें भी यह चीज़ नहीं बोला गया है कहीं पर भी। इस सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों के माध्यम से अच्छी खासी कमाई करते हैं, कहीं नहीं बोला गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो इन प्रश्नों में आराम से आंसर निकल आते हैं। बस आपको लॉजिक के साथ चीज़ों को सेट करना रहता है, इसमें फिगर नहीं बनेगा। इसमें आपको अपने विवेक से ही लगाना रहता है इन प्रश्नों को। इसमें जो स्टेटमेंट है इसमें क्या फॉलो कर रहा है, क्या इसमें वो जिन बातों का निष्कर्ष दिया गया है क्या इसमें कुछ उसके बारे में जिक्र किया गया है, या यही सब चेक करना रहता है इन प्रश्नों में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है दिए गए कथन पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है या है। तो विद्युत बोर्ड ने घर घर जाकर बिल वसूलना शुरू कर दिया है। धारणाएं क्या है इसमें, एक कथन हो गया और धारणा इसका हो गया।
विद्युत बोर्ड घर घर जल का बिल वसूलने को प्रभावी तरीका मानता है। ठीक बात है। विद्युत बोर्ड ने बिल जमा करने पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। यह भी ठीक बात है, इसीलिए तो घर घर वसूलना शुरू कर दिया है। तो एक और दो दोनों निहित हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में जो दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जा रहा है। तो 24 अप्रैल पहला ऑप्शन दिया गया है। 30 मई दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है। क्या 10 अप्रैल को मनाया जाता है, यहाँ तीसरा ऑप्शन दिया गया। क्या 4 जून को मनाया जाता है, चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाना प्रारंभ किए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न दिया गया है, भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की। भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की। के कस्तूरीरंगन पहला ऑप्शन दिया गया है। विक्रम साराभाई दूसरा ऑप्शन दिया गया है। डॉक्टर होमी भाभा तीसरा ऑप्शन दिया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चौथा ऑप्शन दिया गया है। भारत के 3 चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने ही अग्रणी भूमिका निभाई थी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2019 तक घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए कितनी हिमालयी चोटियां ट्रैकिंग के लिए खुली हैं। ट्रैकिंग के लिए खुली हैं। तो यहाँ यह भी पुराना प्रश्न है, 2019 तक पूछा है। तो अभी तक कितना खुला है इसको आप अपडेट कर लेंगे गूगल से, इसको आपको याद नहीं करना है। एक करंट का प्रश्न है, आपको याद नहीं करना है इसको। 120 दिया है, 137 दिया है, 130 दिया है, 140 दिया है। इसमें भी आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जो यहाँ ज़्यादा होगा इसीलिए ज़्यादा को पूछ रहा है, लेकिन ज़्यादा को आपको नहीं लगाना। ज़्यादा से जो थोड़ा कम होगा उसी को आपको टिक कर देना। तो 137 यहाँ राइट जाएगा। तो अगस्त 2019 तक जो आयोग ने प्रश्न पूछा था उसमें 137 ही करेक्ट माना गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2018 का करंट है। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, पूछा जा रहा था। मॉरिशस पहला ऑप्शन दिया गया, मुंबई दूसरा ऑप्शन है, चंडीगढ़ तीसरा ऑप्शन है, कोलकाता चौथा ऑप्शन है। इसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि 11वें नंबर का पूछा जा सकता है। कहाँ हुआ था, तो मॉरिशस में हुआ था। इस प्रश्न का यही पहला ऑप्शन बैठ जाओ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारत में 31 अक्टूबर 2020 तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 2020 तक यहाँ पूछा गया है क्योंकि यह जो पेपर सेट है 2021 में करवाया गया था, जनवरी में ही स्टार्ट हो गया था। 26 और 6 पहला ऑप्शन दिया गया, 29 और 9 दूसरा ऑप्शन दिया गया, 24 और 7 तीसरा ऑप्शन दिया गया, 28 और 8 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट 28 और 8 है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अबुल कलाम आज़ाद पहला ऑप्शन दिया गया है। बदरुद्दीन तैयबजी दूसरा ऑप्शन दिया गया है। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर तीसरा ऑप्शन है। दादा भाई नौरोजी चौथा ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट है बदरुद्दीन तैयबजी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है। एफडीआई के बारे में आप लोग थोड़ा भी जानते होंगे तो बहुत आसानी से शुरू कर पाएंगे क्योंकि इसमें ऐसे ही ऑप्शंस को सेट किया गया है कि बहुत कठिन नहीं बनाया गया है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है, एफडीआई के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त कर होने के 10 दिन के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य है। चलिए इसको ठीक मान लेते हैं। दूसरा दिया गया है, राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। नहीं वाला पूछ रहा है, इसको भी ठीक मान लेते हैं दूसरे ऑप्शन को। तीसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया है, भारत सरकार ने राज्यों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा की। उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा की। और चौथा ऑप्शन यहाँ दिया गया, भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्तावों के अनुमोदन तंत्र को ढील दी है। यह भी ठीक बात है, ढील दिए हैं।
राज्यों को क्लियर सिस्टम मजबूत को ध्यान दिया है, यह अनिवार्य किया है 10 दिन के भीतर। पाठ्यक्रम को जो है भारत सरकार द्वारा चलाए गए इसको नहीं इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि इससे एफडीआई आएगा नहीं बल्कि घट जाएगा। एफडीआई की जो रेशियो है वो घट जाएगी। इस प्रश्न का यह गलत जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जो दिया गया है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ लिखेंगे 23 अप्रैल पहला ऑप्शन, 13 मई दूसरा ऑप्शन, 19 जनवरी तीसरा ऑप्शन, 27 अप्रैल चौथा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को ही विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? देखो नहीं वाले पे हमें मार्क कर लेना, नहीं तो 90% होते हैं चांस गलत होने के। तो हैदराबाद पहला ऑप्शन दिया, कोलकाता दूसरा ऑप्शन दिया, दिल्ली तीसरा ऑप्शन दिया, मुंबई चौथा ऑप्शन दिया। तो इसमें दिल्ली मुंबई कोलकाता ये 4 शामिल है, तो हैदराबाद इसमें शामिल नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे इंडिया का मैप हो गया, और कुछ इस तरीके से यहाँ दिल्ली है, यहाँ है मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, ऐसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया है। समझ रहे हैं कुछ इस तरह से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें धनात्मक आवेश आयन को कहा जाता है, अणु कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है, ऋणायन कहा जाता है, धनायन कहा जाता है। धनात्मक आवेश आयन को क्या कहा जाता है? अणु, परमाणु, ऋणायन, धनायन। धनात्मक आवेश आयन को धनायन बोला जाएगा, सीधी सी बात है। इसमें है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो गलत भी मार सकते हैं। धनायन ही पूछना चाह रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, जबकि S1 और S6 इस पैराग्राफ के पहले और आखिरी वाक्य हैं, जिन हिस्से पर लेबल लगाया गया है 1 2 3 4 को जोड़ दिया गया है। एक सार्थक और सुसंगत अनुच्छेद बनाने के लिए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करें। देखिए इसमें हमें पहले पूरा पढ़ना रहता है, फिर दिमाग लगा के इसको सेट करना रहता है कि कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उससे पहले आएगा, बस यही इसमें करना है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत जीएस का रोल रहता है, क्योंकि आपको अगर जीएस जनरल स्टडीज से थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है तो आप सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ों को इंटरलिंक करना रहता है ना, है तो रीजनिंग का प्रश्न है। जैसे देखिए S1 दिया है, एनसीआर में कई मेट्रो लाइनों की योजना बनाई गई है। अब आपको नहीं पता है लाल लाइन इसमें प्रथम है, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। S1 एनसीआर में कई मेट्रो लाइनों की योजना बनाई गई है। पहला यहाँ दिया गया है लाल रेखा, इसमें प्रथम है। दूसरा दिया गया उनसे परिवहन की समस्या को कम करने की उम्मीद की जाती है। तीसरा दिया गया शहदरा से शुरू होकर प्रारंभिक चरण में तीज हजारी पर समाप्त होती है। चौथा ऑप्शन यहाँ दिया गया है वर्तमान में 1 लाख से अधिक यात्रियों की सेवा प्रदान करती है। छठवां दिया गया उम्मीद है कि सभी मेट्रो लाइनें पूरी होने के बाद सार्वजनिक परिवहन की समस्या उतना विकट नहीं होगी। छठवां यहाँ दिया है उतनी विकट नहीं होगी। तो देखिए एनसीआर में मेट्रो लाइन योजना बनाई गई है, लाल रेखा इन्हें प्रथम है, उनमें परिवहन की समस्या कम करने की उम्मीद की जाती है, लाल रेखा इन्हें प्रथम। तो इसमें क्या है, यह शहदरा से शुरू होकर प्रभावित 30 हिजरी पर समाप्त होगी। यह वर्तमान में 1 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करती है। उम्मीद है कि मेट्रो लाइन की योजना प्रदान। इसमें पहले आएगा क्या, इसके बाद जो आएगा एनसीआर में कई मेट्रो लाइन परियोजना शुरू की गई, उसके बाद ये आएगा। फिर उसने परिवहन की समस्या को कम करने की उम्मीद की जाती है, कम की जाती है। फिर लाल रेखा इसमें प्रथम है। फिर हम अब इस पे चले जाएंगे पहले पर। फिर हमें यह देखना है कि यह शहदरा से शुरू होकर क्रमिक चरण 30 हिजरी पर समाप्त होती है। फिर तीसरे नंबर पे यह आएगा। तो यहाँ देखिए दूसरा, पहला, तीसरा मिल गया।
और कहीं नहीं दिया गया है। दूसरा तीसरा यही इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। वैसे इसको किसी भी प्रश्न में बनाया जा सकता है, परंतु आपको इसमें कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। थोड़ा सोच को, अंडरस्टैंडिंग को आपको बेहतर करना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा? 10 दिया गया है, 13 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 12 तीसरा ऑप्शन दिया गया, 11 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब है 11। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जो दिया गया है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण पूछ रहा है इसमें 1922 में। अब असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब चल रहा था? तो 1922 में चालू हुआ। तो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को भीड़ से आग हवाले कर दिया गया था, पहला ऑप्शन दिया गया है। गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे, दूसरा ऑप्शन दिया गया। लक्ष्य को प्राप्त कर आंदोलन पूर्ण किया, तीसरा ऑप्शन दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, आंदोलन को रोकने के लिए मजबूर किया गया, चौथा ऑप्शन दिया गया। इस पर इसका राइट जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन भीड़ आग के हवाले कर दिया, तो गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया क्योंकि वो हिंसक आंदोलन नहीं चाहते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें वो 2020 की मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया के पहले स्थान पर है, यह पूछ रहा है इसमें। 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया के पहले स्थान पर है? तो जापान पहला ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया दूसरा ऑप्शन है, नॉर्वे तीसरा ऑप्शन है, अमेरिका चौथा ऑप्शन दिया गया। 2020 के अनुसार नॉर्वे पहले स्थान पर था। यह करंट का प्रश्न है, आपको याद नहीं करना है, यह गलत, यह आपको याद नहीं करना है, इसलिए हमने इसको गलत काट दिया। बस आपको अपडेट कर लेना है, वर्तमान में मानव विकास सूचकांक की कोई रिपोर्ट आई हो तो आपको अपने आप को अपडेट कर लेना है गूगल पर सर्च करके, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए इस सेट में इतने करंट के प्रश्न पूछ लिए थे कि पूछिए मत। विवादास्पद पर बीजिंग के विरोध के बाद भारत ने 2017 में पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था। 2017 में पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था। चीन, नेपाल और आर्थिक गलियारा, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये सदाबहार प्रश्न है। चीन नेपाल आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन अफगानिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन भूटान आर्थिक गलियारा। इस प्रश्न का राइट जवाब है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, दूसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया गया है भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 370 पर हड़ताल करने के लिए कानूनी लड़ाई के नेतृत्व करने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है? तो IPC की धारा 377 पर हड़ताल की थी और कानूनी लड़ाई प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन थी? तो यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं मेनका गुरुस्वामी और पिंकी आनंद, करुणानंदी और वृंदा ग्रोवर, दूसरा ऑप्शन दिया गया। मेनका गुरुस्वामी और अनुरुद्धति काटजू, तीसरा ऑप्शन दिया गया। मेनका गांधी और अनुरुद्धति रॉय, चौथा ऑप्शन दिया गया। तो मेनका गुरुस्वामी और अनुरुद्धति काटजू इसमें शामिल थी। इसमें समलैंगिकता से संबंधित जो कानून है उसी को इसमें सुधारने की बात कही गई थी, उसमें कुछ बदलाव किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। और हमेशा यह कानून या यह मुद्दा हमेशा LGBTQ+ समुदाय जो होता है, LGBTQ+ समुदाय जो होते हैं ये हमेशा चर्चा के विषय रहते हैं, तो उस समय चर्चा रहा होगा तो पूछ लिया होगा इसमें, प्रश्न बना दो इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई से पूछा गया प्रश्न, ऊपर वाला क्वेश्चन से नहीं है। इस प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषीय स्तर के अंतर्गत आता है? तीसरे पोषीय स्तर के अंतर्गत कौन आता है इसमें? प्राथमिक उपभोक्ता, पहला ऑप्शन दिया गया।
शीर्ष उपभोक्ता दूसरा ऑप्शन दिया गया, द्वितीय उपभोक्ता दूसरा ऑप्शन दिया गया, उत्पादक तीसरा ऑप्शन दिया गया। तो इसमें जो तीसरे पोषी स्तर पर आएगा उत्पादक हो जाएगा पहले पर, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक हो जाएगा। अब इसको अब नंबरिंग करेंगे तो तीसरे पे कौन आएगा, द्वितीयक वाला ही आएगा, तो द्वितीयक वाला इसमें सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपर रूप है। हीरा दिया गया है पहला ऑप्शन, जिप्सम दिया गया दूसरा ऑप्शन, चॉक दिया गया तीसरा ऑप्शन, संगमरमर दिया गया चौथा ऑप्शन। इस पर राइट जवाब है हीरा। कार्बन का जो एक अपर रूप है वह हीरा है। जिप्सम, चाक और संगमरमर इसमें नहीं सही है। ग्रेफाइट भी कभी कभी लिख के आ सकता है, तो ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। एक यह भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पहला ऑप्शन दिया गया है, इंदिरा आवास योजना दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना तीसरा ऑप्शन दिया गया है, राजीव आवास योजना चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब इंदिरा आवास योजना। इसी को पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी। यूनेस्को पहला ऑप्शन दिया गया है, IMF बनाए गए थे, यूनिसेफ बनाई गई थी, WHO बनाई गई थी। तो WHO ही बनाई गई थी उस समय, सॉरी WHO नहीं है, यूनिसेफ है, यूनिसेफ ही बनाई गई थी। युद्ध के समय जो लोग प्रभावित रहते हैं तो उसकी देखभाल यूनिसेफ ही करती है, यूनिसेफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन इसमें GS की थोड़ी बहुत यूज रहता है। जिससे कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही विज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं। निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी पपीते फल हैं, सभी पपीते फल हैं, सॉरी ऐसे फिगर नहीं बनेंगे। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको प्रश्नों को देखकर ही तुरंत इसको सॉल्व करने की आदत बन जाती है, फिर आप ज़्यादा पढ़ते नहीं इसको। सभी पपीते फल हैं, सभी पपीते फल, इसको फल में डाल दिया। कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल इसको सब्जी बना दिया। और सभी सब्जियां शाकाहारी हैं, सभी सब्जियां जो हैं इसको शाकाहारी, चलिए ठीक है, शाकाहारी में बड़ा सा लिख देते हैं, ठीक। तो कुछ सब्जियां पपीता हैं, कुछ सब्जियां पपीता हैं, गलत बात, कहीं मैच नहीं कर रहा हूँ। कुछ शाकाहारी फल हैं, कुछ शाकाहारी, शाकाहारी का रिंग इतना है, फल का इतना रिंग है, ठीक है। कुछ तो है इसमें ना, ये कुछ शाकाहारी पपीते हैं, कुछ शाकाहारी पपीते हैं, शाकाहारी, सॉरी शाकाहारी ये हैं, फल हैं, पपीते नहीं हो सकते। कुछ फल पपीते हैं, कुछ फल पपीते हैं हो सकते हैं, ठीक बात है, क्योंकि इसमें कुछ एरिया आएगा पूरा फल ही। तो क्या कह रहा है इसमें, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा अनुसरण करता है, ठीक बात है। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए अपोजिट पूछा जा रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी पद का संबंधित जिस पर दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो सुख दुख अपोजिट है एक दूसरे में। टकराव का पूछ रहा है क्या होगा, प्रतियोगिता होगा, युद्ध होगा, सद्भाव होगा, गुस्सा होगा। टकराव का क्या होगा, सद्भाव ही होगा, कि सुख का उल्टा दुख, तो टकराव का सद्भाव ही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है,
खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन दिया गया शौकत अली मोहम्मद अली, दूसरा ऑप्शन शौकत अली अरमान अली, शौकत अली मुसाफिर अली तीसरा ऑप्शन दिया गया, अरमान अली मोहम्मद अली चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब है शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है? लॉगिन की सुविधा क्या है? FTP, RTP, टेलनेट, HTTP। तो कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा पूछ रहा है। दूरस्थ लॉगिन की सुविधा टेलनेट कहलाती है, टेलनेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर सकता है? क्या जवाहरलाल नेहरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, बचे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही किए होंगे। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी लगाया जा सकता है प्रश्नों को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जो दिया गया है 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी दक्षिण कोरिया पहला ऑप्शन दिया गया, भारत दूसरा ऑप्शन दिया गया, जापान तीसरा ऑप्शन दिया गया, कतर चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का जो राइट जवाब है वह है एशिया 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 में कतर। ये अप्रासंगिक हो गया है, 2023 में पूछा गया है। इसको आपको याद नहीं करना है क्योंकि यह करंट का प्रश्न है। आपको बस गूगल से अपडेट हो जाना है, ठीक है ना। अगर अभी तक कोई नया नहीं है तो ये आपको तैयार रखना है, कभी भी आ सकते हैं पेपर। वैसे लेटेस्ट ही पूछता है ज़्यादातर, इतना पुराना नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? अब श्वसन तंत्र क्या ध्वनि प्रदूषण से स्वतंत्र होगा, भूमि प्रदूषण से होगा, वायु प्रदूषण से होगा, जल प्रदूषण से होगा? तो श्वसन तंत्र जो होता है वायु प्रदूषण से सर्वाधिक होता है। कुछ लोग इसमें जल प्रदूषण भी दिमाग में काम कर रहा होगा, लेकिन नहीं होगा। जब तक आप जल में घुसेंगे नहीं, जल प्रदूषण से नहीं होगा, तो यह वायु प्रदूषण सर्वाधिक होने वाला रोग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर घटक नहीं है? कंप्यूटर घटक नहीं पूछा गया है। तो मेमोरी पहला ऑप्शन दिया गया है, CPU दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ALU तीसरा ऑप्शन है, पेपर चौथा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब है एक कंप्यूटर घटक नहीं है। तो कंप्यूटर घटक में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है पेपर, मेमोरी शामिल है, CPU भी शामिल है, ALU भी शामिल, यही नहीं शामिल। ये गलत है, तो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निगेटिव का उत्तर निगेटिव ही होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। गुरुत्व, खोज, दूरभाषा का क्या होगा? तो गुरुत्व खोज के दूरभाषा का आविष्कार किया जाएगा। देखिए, पता लगाना, निर्माण करना, प्रयोग करना, आविष्कार करना। तो आविष्कार करना यहाँ दिया गया है, तो इस पर इसका राइट जवाब आविष्कार करना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बस इसमें इसको मैच करा के ये सोचना रहता है कि क्या इसमें रिलेशन बन रहा है, फिर उसी प्रकार का रिलेशन दूसरे वाले में बनाने में रहता है। तो अब यहाँ भी आप सोच रहे होंगे रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, हाँ रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन यहाँ GS का यूज है। अगर आपको पता नहीं है दूरभाषा का आविष्कार किया जाए तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे। कुछ लोग इसको पता लगाना लगा देंगे, कुछ लोग प्रयोग लगाएंगे, कुछ लोग निर्माण लगा देंगे। तो GS का यूज है, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है अपने इस क्वेश्चन सेट में, प्रैक्टिस सेट में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, यह भी करंट से संबंधित बहुत हाईलाइट मुद्दा था। भारत सरकार ने किस भारतीय मसालों के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इससे रद्द करने की मजबूर किया? लौंग, सरसों, इलायची, अदरक। अब देखिए, जो हाईलाइट मुद्दे रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन या एक देश से दूसरे देश के, तो उस पर आपको नज़र बनाए रखना है। इस प्रश्न को रखने का मतलब यही है, इसकी प्रकृति समझकर। तो हल्दी, वैसे करंट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको दिमाग में सेट रहेंगी, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना? क्योंकि करंट पढ़ते समय ये चीज़ें आएंगी कहीं ना कहीं, तो आपको ये पता रहेगा हल्दी पर ही एक्शन लिया गया है, तो आप इसको टिक कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इससे पहले हमने एक पैराग्राफ सॉल्व कर चुके हैं, जबकि S1 S6 इस पैराग्राफ के पहले और आखिरी वाक्य हैं। जिन हिस्से पर 1, 2, 3, 4 का लेबल लगा है उन्हें जोड़ दिया गया है। एक सार्थक और सुसंगत अनुच्छेद बनाने के लिए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करें। जैसे देखिए, S1 दिया गया, श्रुति वजन कम करने की कोशिश कर रही है। नियमित व्यायाम करने से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। प्रशिक्षक ने उन्हें सुबह नियमित व्यायाम से शुरू करने का सुझाव दिया है। उसने अभी तक अपने व्यायाम सत्र शुरू नहीं किया है। उसका कहना है कि ऑफिस के देर रात तक होने की वजह से उसके लिए बहुत सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि यह उसके आलस के लिए सिर्फ एक लंगड़ा बहाना है। देखिए, श्रुति वजन कम करने की कोशिश कर रही है, तो प्रशिक्षक ने उसे सुबह नियमित व्यायाम शुरू करने का सुझाव दिया। तो दूसरा पहले आ जाएगा, दूसरे नंबर वाला, इसको हम पहले सेट कर देंगे क्रम में। उसने अभी तक अपने व्यायाम सत्र शुरू नहीं किए। नियमित व्यायाम करने से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है, यह दूसरे नंबर पे चला जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे उसने अभी तक व्यायाम सत्र शुरू नहीं किया, उसका कहना है कि आपने देर, और तीसरे नंबर पे तीसरा ही रहेगा, चौथे नंबर पे चौथा चला जाएगा। चेक कर लीजिए, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 यही दिए गए। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? यहाँ 4 पुरस्कारों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है। विषम का चयन कीजिए। तो पद्मश्री पहला ऑप्शन दिया गया है, परमवीर चक्र दूसरा ऑप्शन दिया गया, पद्म भूषण दूसरा ऑप्शन, पद्म विभूषण तीसरा, चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस पर कराया है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र दूसरा ऑप्शन इसमें होगा, इस सेना में दिया जाता है। बाकी ये सब राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह भी राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है परमवीर चक्र, लेकिन इस सेना का सम्मान है, सिर्फ सैनिक लोगों को ही मिलता है ज़्यादातर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? अब देखिए, इसमें भी आपको लॉजिक ही काम देगा। अगर आपको नहीं पता है तो, पता है तो ठीक है, आप लगा पाएंगे। 28 दिया है, 22 दिया है, 12 दिया है और 26 दिया है। तो आपके हिसाब से यहाँ कितने संगठन हो सकते हैं? तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा होंगे। तो कितने होंगे? 12 होंगे। 12 तो सबसे कम है इसमें, तो 22 यहाँ पर सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 22 संगठन भारत में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ दिया गया, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से भिन्न है, उसी को चयन करना है यहाँ पर। समर्पित पहला ऑप्शन दिया गया है, विश्वासघाती दूसरा ऑप्शन है, विश्वसनीय तीसरा ऑप्शन है, निष्ठावान चौथा ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा क्या कह रहा है? अन्य 3 से भिन्न, विश्वासघाती, निष्ठावान, विश्वासघाती, यही इस प्रश्न का राइट जवाब है दूसरा। समर्पित, विश्वसनीय, निष्ठावान लगभग तीनों सिमिलर शब्द हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का क्या अर्थ है? WCCB का फुल फॉर्म पूछा है। तो विश्व संरक्षण नियंत्रण ब्यूरो, विश्व अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्यजीव संरक्षण नियंत्रण ब्यूरो। तो वर्ल्ड होगा इसमें, वाइल्ड लाइफ नहीं होगा, तो वर्ल्ड होगा, तो विश्व अपराध नियंत्रण ब्यूरो इस प्रश्न का राइट जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इसे खत्म हुआ प्रश्नों की संख्या आज। तो आप सभी लोगों को लगभग हमने आज 50 प्रश्न करवाए हैं। 50 क्वेश्चन
लगभग 44 मिनट में हमने समझा के करवाया। अभी इसको हमें सॉल्व करना रहता सिर्फ अपने से, ये लगभग 25 मिनट में समाप्त हो जाते हैं। 25 मिनट ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट में भी ये समाप्त हो सकते हैं। तो 20 से 25 मिनट में आप 50% कर ले जा रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन है आपका परफॉर्मेंस जीएस में। यहाँ हमें समझाना था, इसलिए थोड़ा टाइम दुगना लग गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग जितने भी वीडियो पढ़े हैं पढ़ते रहिए अच्छे से और रिवीजन करते रहिए। और जहाँ आपको दिक्कत हो रहा हो उस थ्योरी को आपको कहीं से क्लियर कर लेना है, या यूट्यूब पर या किसी बुक से, या जो भी आपको रिसोर्स पता हो। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, आप यहाँ कर रहे हैं और आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। किसी एक सेट को लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ बस कराने का ये उद्देश्य है कि आपको प्रकृति पता लग जाए और जो उसकी बारीकियाँ हैं उसको हम यहाँ पर बता पाएँ। क्योंकि आप स्वयं से अगर बारीकियों को ढूंढ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यहाँ आप कैसे ढूंढा जाता है इसको आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।